इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले दिल्ली की, जहां पर आज सुबह से मतदान चल रहा है। 12 वार्डों में एमसीडी के लिए उपचुनाव का मतदान जारी है सुबह 7:30 बजे से, और ये जो मतदान है वो शाम 5:30 बजे तक होगा। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। 53 उम्मीदवार इन 12 वार्ड के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए चुनाव मैदान में हैं। 580 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। किसी भी मतदाता को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये जो उपचुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आज मतदान शाम 5:30 बजे तक होगा और फिर 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए उपचुनाव सुबह से शुरू है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। माना यह जा रहा है कि ये चुनाव विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन के बाद मतदाताओं के रुख का संकेत देगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने बहुमत से जीतने का विश्वास जताया है। इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल 250 सदस्यों वाले एमसीडी सदन में बीजेपी के 116 पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के 99, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15 और कांग्रेस के 8 पार्षद हैं। आज जिन 12 वार्ड में मतदान सुबह से हो रहा है उनमें मुंडका, शालीमार बाग, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका, दिचाओं कला, नारायणा, संगम विहार, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर सीट है, जहां पर सुबह से मतदान जारी है। पूर्ण बहुमत के लिए बीजेपी को इन सीटों पर जीतने की एक बड़ी चुनौती है और साथ ही कांग्रेस भी इन सीटों पर जीतने के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष की पूरी कोशिश की है और इस चुनाव में सीट जीतने की कोशिश कांग्रेस की भी होगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस इसको त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश में जुटी थी। आज मतदान सुबह 7:30 बजे से जारी है, शाम 5:30 बजे तक चलेगा। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, और यह खबर हम आपको बताने जा रहे हैं मथुरा से, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। डीएम चंद्रप्रकाश सिंह के निर्देशन में एसआईआर की प्रक्रिया मथुरा में चल रही है और इस अभियान में बीएलओ घर घर जा रहे हैं, मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। बीएलओ और जो मथुरा के अधिकारी हैं वो मिलजुल कर इस एसआईआर की प्रक्रिया में घर घर जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और रात में भी ये काम चल रहा है एसआईआर का। 50 बूथों पर डिप्टी कलेक्टर और जो अधिकारी हैं उनको लगाया गया है ड्यूटी पर। फीडिंग समन्वय की भी व्यवस्था की गई है। मथुरा जिले में एसआईआर का काम दिन रात जारी है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन के अधिकारी और बीएलओ घर घर जा रहे हैं, मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। रात्रिकालीन अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि सभी मतदाता शामिल हों। कोशिश ये की जा रही है कि दिन में अगर काम से लोग घर से बाहर जा रहे हैं, अपने काम के लिए अपने ऑफिस में जा रहे हैं, घरों पर नहीं मुलाकात हो पा रही है, तो शाम के बाद रात में भी लोग जो अधिकारी हैं, बीएलओ हैं, वो जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को पूरा करने की जल्द से जल्द कोशिश में जुटे हुए हैं। कोई भी योग्य मतदाता न छूटे, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। फारूक हमारे संवाददाता मथुरा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया मथुरा में चल रही है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्य जिलों में भी ये प्रक्रिया चल रही है। मथुरा में तो रात में भी काम हो रहा है, किस तरह की सक्रियता दिखाई दे रही है, लोगों का कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और कितनी मदद लोगों को भी दी जा रही है लोगों की तरफ से प्रशासन को? फारूक जी बिल्कुल आनंद, आपको बताते हैं, देखिए ये एसआईआर का काम है और इस एसआईआर का महत्वपूर्ण काम लगातार मथुरा में चल रहा है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन मथुरा में रात में भी काम चल रहा है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने सभी की ड्यूटी लगाई हुई है।
तमाम डिप्टी कलेक्टर्स जो है वो घर घर जा रहे हैं, सुपरवाइजर्स और बीएलओ जो है घर घर जा रहे हैं। बीएलओ का बिल्कुल साथ देने के लिए सुपरवाइजर और डिप्टी कलेक्टर्स लगे हुए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो बीएलओज हैं और सुपरवाइजर हैं, साथ में डिप्टी कलेक्टर भी हैं, घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं कि एसआईआर का फॉर्म भरिए और अपना जो है वोट पक्का करिए, कोई छूटे ना। इसके लिए डीएम चंद्र प्रकाश सिंह लगातार बैठकों का दौर उनका चल रहा है और जिस तरीके से जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं उनको भी लगाया गया है, रात में घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं अपना फॉर्म जमा करिए, क्योंकि 4 दिसंबर जो है एसआईआर की लास्ट डेट है। सारी फीडिंग्स होनी है और लोगों को फीडिंग फॉर्म लेकर जो है उनके सुपरवाइजर फीडिंग करने का भी काम कर रहे हैं। तो मथुरा में जो है एसआईआर का काम बहुत तेजी से आनंद चल रहा है जी। फारूक, ये बताइए, रात में काम करने का मतलब क्या है? क्यों दिन में काम लोग नहीं मिल पा रहे हैं? और दूसरी कि लोगों की तरफ से कितनी मदद मिल रही है, जो बीएलओ जा रहे हैं, जो अधिकारी जा रहे हैं इसमें? देखिए, हर आदमी इस प्रयास में है और हर बीएलओ इस प्रयास में है कि उनके फॉर्म जल्दी से कंप्लीट होकर और उनकी फीडिंग की जा सके, क्योंकि एक फीडिंग करने का भी एक बड़ा काम होता है। तमाम कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स लगे हुए हैं जो फीडिंग का काम कर रहे हैं आनंद। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीएलओ हैं उनको उनका हौसला अफजाई करने के लिए उनके सुपरवाइजर और साथ में जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं उनकी भी ड्यूटी जो है जिलाधिकारी ने लगाई है। और चंद्र प्रकाश सिंह जो डीएम हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक एक चीज पे। रात में लोग अधिकतर घरों पे मिलते हैं, तो जो फॉर्म नहीं कलेक्ट हो पाए हैं उन फॉर्म को कलेक्ट करने का काम भी किया जा रहा है। एक चीज और मोहम्मद फारूक, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि प्रेशर डाला जा रहा है या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो इस तरह की परेशानियां वहां पर भी आ रही हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से आनंद जो फॉर्म है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उन कॉम्प्लिकेटेड को फॉर्म भरने में ही थोड़ी परेशानी जरूर आ रही है, जिसको बीएलओ और सुपरवाइजर घर घर जाकर बता रहे हैं कि आप फॉर्म को इस तरीके से फिल करिए। और अगर वो फिल नहीं कर पा रहे हैं तो खुद बैठ के बीएलओ उनको फिल करवा रहे हैं। हालांकि काम बड़ा है और बड़ा काम होने की वजह से थोड़ा सा इसमें कठिनाइयां आ रही हैं। एसआईआर का काम ठीक है, बड़ा है और उसमें यह भी देखा जा रहा है कि कहीं एक व्यक्ति का 2 जगह तो नाम नहीं है या 3 जगह तो नाम नहीं है। इन सबको भी आनंद देखने का काम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह खुद जो है इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेली बैठक हो रही है, रात में भी बैठकें लगातार चल रही हैं और रात में घर घर जाकर जो है जिला प्रशासन के अधिकारी इस पर जो है काम करने में आनंद लगे हुए हैं। ठीक है मोहम्मद फारूक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और मथुरा से खबर है, उस पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपको बता दें कि ये प्रक्रिया चल रही है। रात दिन जो बीएलओज हैं और जो अधिकारी हैं वो काम में लगे हुए हैं। मथुरा से एक और खबर है जहां पर मारपीट की एक घटना सामने आई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मथुरा के राधाकुंड छठीकड़ा मार्ग के मुखराई चौराहे पर ये घटना हुई है, जिसमें 2 गुटों के युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि फिटनेस सेंटर में कसरत करने आए एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच विवाद बढ़ गया और ये विवाद मारपीट में बदल गया। एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया। कई लोग इसमें घायल हुए हैं और इस घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। इस दौरान पीड़ित की गाड़ी को भी टक्कर थार गाड़ी से मारा गया और उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। मारपीट का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। इस घटना के पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो मारपीट हुई है फारूक, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस क्या बता रही है? आखिर इस मारपीट के पीछे की वजह क्या है? क्या कोई धरपकड़ भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है?
देखिए आनंद, ये मामला जो है थाना गोवर्धन क्षेत्र का है, जहां राधा कुंड के मुखराई चौराहे पर एक फिटनेस सेंटर है। उस फिटनेस सेंटर में लोग आते हैं और 10-15 लोग द्वारा एक व्यक्ति पर हमला किया जाता है। और जब हमला होता है तो उस पर जो है कई लोग टूट पड़ते हैं। लाठी डंडों से दोनों ओर से हमला हुआ है। हालांकि एक विष्णु नाम के व्यक्ति जो है इसमें काफी घायल हो जाते हैं और कई लोग इसमें और भी घायल हुए हैं, जिनको जो है पुलिस मौके पर तत्काल पहुंचती है और पुलिस जो है इनको अस्पताल में भर्ती कराती है। लेकिन ये मामला जो है काफी गंभीर बताया जा रहा है। इसमें एक युवती को मैसेज भेजने को लेकर ये मामला हुआ है, जिसमें मारपीट हुई है। काफी लोग इकट्ठे होकर आते हैं और जो फिटनेस सेंटर के नजदीक जो है एक चौराहा है, वहां पर जमकर मारपीट होती है, जहां पर क्षेत्र में इसको लेकर हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस ने जो है कई लोगों को इसमें धर दबोचा है, लेकिन पुलिस ने जो है सबसे पहले घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, क्योंकि मामला जो है एक युवती को लेकर बताया जा रहा है। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। और एक जो थार गाड़ी थी, जी जी, उसने भी आनंद जो है एक गाड़ी को जो है क्षतिग्रस्त करने का काम किया है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। एक युवती से जुड़ा हुआ मामला है और इसी को लेकर पुलिस जांच कर रही है और धरपकड़ की कार्रवाई भी चल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर है, जहां पर महुआ खेड़ा थाना पुलिस ने एक बड़े एटीएम चोरी की वारदात को नाकाम किया है। धानीपुर मंडी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में अलार्म बजने की सूचना पर पुलिस वहां पर मौके पर तुरंत पहुंची और एटीएम काटने का प्रयास कर रहे शातिर चोर राम स्वरूप को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से पुलिस ने एटीएम काटने के उपकरण, कटर मशीन, हथौड़ा, छेनी, प्लास, पाइप रिंच, दस्ताने और एक स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद की है। आरोपी के खिलाफ महुआ खेड़ा और सिकंदरा राव थाने में चोरी और दूसरी संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। कराना है कि 28-29 की रात्रि में लगभग 1:30 बजे के आसपास धनीपुर मंडी थाना महुआ खेड़ा अवस्थित एक एसबीआई के एटीएम से सायरन की आवाज़ आई। इस सूचना पे वहां पे गश्त कर रही थाना महुआ खेड़ा की अल्फा टीम द्वारा एटीएम को चेक किया गया तो वहां पे एक व्यक्ति रामस्वरूप पुत्र धर्मवीर निवासी जिरौली खुर्द थाना सिकंदरा राव जनपद हाथरस एटीएम को तोड़ते हुए पाया गया। उसके पास से ग्राइंडर, कटर, छेनी, हथौड़ी इत्यादि उपकरण मिले। उसको शीघ्र ही मौके पर हिरासत में लिया गया। उसके पास से एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद हुई। इसके दो अन्य साथी करण और विजय, जो इसी के यहाँ के रहने वाले हैं, वो वहाँ से भागने में सफल रहे। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें बैंक की तरफ से सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। शेष अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की। आज हमारे संवाददाता अलीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे। हम आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में चोरी की जो योजना की जा रही थी वो फेल हो गई है। पुलिस वहां पर पहुंची, अलार्म बजा और फिर पुलिस ने उसे धर दबोचा है। रामस्वरूप नाम का आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ कई और मामले पहले से भी अलग अलग थानों में दर्ज हैं। और बढ़ते हैं आगे, खबर नोएडा से, जहां पर विशेष मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उससे जुड़ी खबर हम आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से गणना प्रपत्र देने की अपील की है और ये इसलिए कि कोई भी जो योग्य मतदाता है वो सूची से छूटे ना।
फॉर्म 6 और फॉर्म 8 में सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हर बूथ पर महाअभियान में पहुंचकर सहयोग करने की अपील की गई है। जनता से अधिक भागीदारी की अपील भी की गई है। एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में जो चल रही है, उस प्रक्रिया के तहत नोएडा में भी ये एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। जिलाधिकारी ने जनपद के लोगों से गणना प्रपत्र देने की अपील की है और चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें मदद करने की भी अपील की गई है। एसआईआर अभियान के तहत गणना और सत्यापन तेजी से चल रहा है। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 में सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हर बूथ पर महाअभियान में पहुंचकर सहयोग करने की अपील की गई है। इसमें बीएलओज लगे हुए हैं, पार्टियों के बीएलएज भी बीएलओ के साथ इस एसआईआर की प्रक्रिया को और लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए कोशिश में जुटे हुए हैं। नोएडा जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्यक्रम के तहत सघन अभियान जो चल रहा है, उसके तहत जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि वे अपने गणना प्रपत्र को अवश्य दें। अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। यदि गणना प्रपत्र भरने में कोई समस्या आ रही है या फॉर्म 6 या फॉर्म 8 में अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया गया है। हर बूथ पर आयोजित महाअभियान में पहुंचकर मतदाता सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन और बूथ अधिकारियों के सहयोग से ये अभियान सभी बूथों पर सक्रिय रूप से चल रहा है और जनता से इसमें अधिक से अधिक भागीदारी की अपील भी प्रशासन की तरफ से की गई है। सभी जनपद वासियों से अनुरोध है, अपील है कि कल जिला प्रशासन एवं समस्त पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा एक महाअभियान किया जा रहा है। जो वोटर्स नहीं मिल रहे हैं, जिनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है, उन सभी के संबंध में 10 बजे हर बूथ पे बीएलओ रहेंगे, बीएलए रहेंगे और समस्त गणमान्य आप सभी लोग भी आमंत्रित हैं। कोई भी पात्र मतदाता न छूटे। अगर आपको एन्यूमरेशन फॉर्म आपका मिसप्लेस हो गया है, नहीं मिला है, अगर आप फॉर्म 6, फॉर्म 8 देना चाह रहे हैं तो आप भी बूथ पर आइए और जितने हमें लोग नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए इस महाअभियान में जुड़कर हम हर पात्र मतदाता को ढूंढें। इसी अभियान में आप सभी का सहयोग के लिए अनुरोध करते हुए आपके जिलाधिकारी। तो किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उस दौरान और नोएडा से जिलाधिकारी ने कहा है कि बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, जो बीएलओज जा रहे हैं, जो अधिकारी जा रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए अब आज एक खास अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि उन लोगों का नाम न छूटे अगर वो सही ढंग से मतदाता हैं तो। बढ़ते हैं आगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में 29 और 30 नवंबर 2025 को प्रत्येक मतदान बूथ पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए के साथ मिलकर उन मतदाताओं की पहचान कर रहे हैं जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है लेकिन पता नहीं मिल पा रहा है। बूथों पर फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के माध्यम से नए या स्थानांतरित मतदाताओं का नामांकन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने उच्च प्राथमिक विद्यालय कुलेसरा और गजेंद्र विहार कम्युनिटी सेंटर में शिविरों का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने बीएलओ के साथ चर्चा कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य 100% अद्यतन और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना है जिससे कोई पात्र मतदाता वंचित न रहे। जनता से ये अपील की गई है कि 30 नवंबर को यानी कि आज होने वाले द्वितीय महाअभियान में अधिक से अधिक भाग लें और अपना नाम और पते का सत्यापन अवश्य कराएं। जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ से
टीम वर्क, समन्वय और अनुभव साझा करने पर जोर दिया ताकि सभी बूथों पर कार्य समय से पूरा हो सके। और खबर सुल्तानपुर से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर शिव कुमार गुप्ता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में भपटा और पाठकपुरवा गांव के बीच एक बाग में मिला है। शिव कुमार हनुमानगंज के असई चौराहे पर अपने परिवार के साथ रहते थे। प्रॉपर्टी के काम के साथ साथ किराना, बर्तन और फल की दुकान भी चलाते थे। उनके छोटे बेटे सनी गुप्ता ने बताया कि घटना वाली रात उनके पिता दादाजी के साथ दूध और बिस्किट लाने के लिए गए थे। लौटने का वादा किया था। सुबह पड़ोसियों की सूचना पर परिवार को हत्या की जानकारी मिली थी। शिव कुमार के बड़े भाई अशोक गुप्ता ने कहा कि घटना के विवरण के बारे में अभी और कुछ नहीं बता सक रहे हैं क्योंकि इसकी जांच चल रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और इस घटना की जांच पुलिस कर रही है। इंस्पेक्टर अखंड देव मिश्रा ने बताया कि तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिव कुमार के 2 बेटे और 1 बेटी। सर मेरा ये हुआ था। हम कल कहीं गए थे, वहाँ से हम लौट के आए घर पे, तो पापा जी मेरे घर पे थे। हम लोग दुकान बढ़ा के अंदर ही हुए। हम वहाँ से आए तो घर पे पापा लोग खाना खाया, शायद खाना नहीं खा रहे पापा। जो मेरे दादाजी हैं, यहाँ बगल में एक किराना स्टोर, वहाँ दूध और बिस्किट लाए थे, तो वहाँ उनको खिला के अब मेरे बहन को बोले कि तुम रोटी बना कर रखो, हमें 1 घंटे में, आधा घंटा में आ रहे हैं। मतलब वो उनको गाड़ी चाबी नहीं दे रहे थे। वो हमसे झगड़ा करके मतलब बाइक बोले कि 2 हम आ रहे हैं, 1 घंटा लगेगा, हम आ जाएंगे। हमने कहा चल ठीक है भाई, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। उन भाई गए, उसके बाद आए नहीं लौट के। फिर सुबह मेरे पड़ोसी हैं, सत्यम भतोदन नाम है, उनसे हमको खबर मिली कि पापा जी उनके साथ हत्या हो चुकी है। पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए इंडिया वॉइस के साथ जुड़े रहिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।